अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने एएनएस स्टार्ट किया था और एएनएस की हमने एनाटॉमी और उसके डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी पे हमने पढ़ लिए थे। हमने अब 2 में डिवाइड किया था इसको एएनएस को, एक सिम्पैथेटिक में और एक पैरासिम्पैथेटिक में। सो हम पहले पढ़ते हैं सिम्पैथेटिक तो अब हमने मेन जो पढ़नी है ड्रग्स पढ़नी है कि कौन-कौन सी ड्रग्स जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं। सिम्पैथेटिक सिस्टम हम पहले पढ़ते हैं। सिम्पैथेटिक जो ड्रग्स हैं उसको मेनली 2 में डिवाइड किया जाता है। कौन-कौन सी होती हैं? एक वो जो कि इसकी इफ़ेक्ट को बढ़ा दे, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स कहते हैं, ठीक है? इसके इफ़ेक्ट को बढ़ाएँगे तो हम पॉजिटिव का साइन डालेंगे। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो सिम्पैथेटिक जो रिसेप्टर्स हैं सिम्पैथेटिक सिस्टम के उनको एक्टिवेट करे। इनको एक्टिवेट जो करते हैं वो ड्रग्स कौन-कौन सी होंगी जो इसको एगोनिस्ट इफ़ेक्ट देंगी। एगोनिस्ट कौन सी होती हैं? ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि किसी भी सिस्टम को उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दें। ये हमारे एगोनिस्ट होते हैं या हम कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स कहते हैं इसको। माइमेटिक्स क्यों कहते हैं? जो कि मिमिक करती हैं सिम्पैथेटिक लाइक एक्टिविटी को। सिम्पैथोमाइमेटिक्स कह दें या सिम्पैथेटिक एगोनिस्ट कह दें, ठीक है? ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे ड्रग्स होंगी जो कि सिम्पैथेटिक सिस्टम को ज़्यादा करेंगी। अब हमने ये पढ़ना है कि हम किस तरह ड्रग को डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक्स को मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग, एक होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। आपने अब ये बात याद रखनी है कि डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब ये है कि वो डायरेक्टली उस जो सिस्टम है उसके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे। हमें पता है कि सिम्पैथोमाइमेटिक के जो रिसेप्टर्स थे वो अल्फ़ा और बीटा मेनली थे, सही है? अल्फ़ा और बीटा को जो है वो स्टिमुलेट करने वाली ड्रग, इसके अलावा डोपामाइन के लिए जो हमारे D1 D2 थे उसमें हमने मेनली पढ़े थे। डोपामाइन के जो रिसेप्टर हैं उनको भी स्टिमुलेट करने के लिए वो भी एक ड्रग होती है। अल्फ़ा और बीटा हमने बात कर ली जो कि डायरेक्टली किसको स्टिमुलेट करते हैं? रिसेप्टर को। इसलिए हमने कहा ये डायरेक्टली एक्टिंग जो है ना एगोनिस्ट हैं। दूसरी है इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब ये है कि इन ड्रग्स ने रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करना, बल्कि इन्होंने एक ऐसा काम करना है कि जो ये नर्व एंडिंग्स हैं, ठीक है? ये प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है और ये पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर थे। सिम्पैथेटिक सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर कौन से थे? नोरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है? यहाँ पे जो ट्रांसमीटर्स थे, अगर हम इनको बढ़ा दें किसी भी तरीके से, तो इनके बढ़ाने से जो हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक के ऊपर रिसेप्टर थे अल्फ़ा और बीटा, तो वहाँ पे जब ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर होंगे तो उनका एक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को ज़्यादा करने वाली ड्रग्स जो होती हैं उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग, कि डायरेक्टली रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को जो है वो बढ़ा रहे हैं। हम पहले क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है वो कम है, ठीक है? तो हम इनको पहले से इसको जो है पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग में 2 काम होंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर किस तरह से हम न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा सकते हैं। हमने ये पढ़ा था कि प्री सिनेप्टिक के अंदर एक होता है रीअपटेक। रीअपटेक का सिस्टम होता है जिसमें क्या होते हैं कि जब सिम्पैथेटिक एक्टिविटी आती है और वो अपना काम कर लेती है, जब बाकी न्यूरोट्रांसमीटर बच जाता है, वो वापस जो है वो जो नर्व टर्मिनल है उससे रीअपटेक कर लिया जाता है। यहाँ पे रीअपटेक के लिए ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि होता है नोरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, और डोपामाइन के लिए होता है डोपामाइन जो है ना ट्रांसपोर्टर, ठीक है? ये दोनों जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब रीअपटेक करते हैं यहाँ के न्यूरोट्रांसमीटर को, डोपामाइन को और नोरएपिनेफ्रिन को। इनको अगर हम इनहिबिट कर दें किसी भी तरीके से तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा हो जाएगा। एक काम हमने ये कर लिया, रीअपटेक इनहिबिशन कर दी। रीअपटेक इनहिबिशन में कौन-कौन सी ड्रग्स आएंगी हमने ये वहाँ पे भी पढ़ी थी, जहाँ पे हमने नोरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस की थी न्यूरॉन्स के अंदर। वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि जो कोकीन है वो रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं। इस तरह से ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। आपने ये 2 याद रखने का, TC कर लें टेक केयर, ठीक है? TC से टेक केयर रीअपटेक। ये हमने यहाँ पढ़ लिया। सेकंड जो चीज़ है वो है रिलीजर्स। रिलीजर्स क्या होते हैं? ये वो होती हैं कि हमने कहा था कि न्यूरॉन के अंदर जो है वेसिकल के अंदर नोरएपिनेफ्रिन स्टोर हो जाता है, उसके बाद जो है वो रिलीज़ होता है। ये क्या करते हैं? ये रिलीज़ करवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नोरएपिनेफ्रिन को, ठीक है? ताकि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आए और सिम्पैथेटिक जो एक्टिविटी है वो बढ़े। इन दोनों ने किसी भी तरह से अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं किया। ये है इनडायरेक्ट एक्टिंग। अब रिलीजर्स में कौन-कौन से आएंगे? रिलीजर्स में आएंगे एम्फेटामिन,
एफेड्रीन, टेरामीन और एफिड्रीन। एफिड्रीन जो है उसका एक्शन जो है वो इनडायरेक्ट भी है और डायरेक्ट भी है। सो ये इसका मिक्स्ड एक्शन होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। सो आपने याद रखना AT, ठीक है। ऐड किससे याद रखना कि एफिटामिन है और टेरामीन है, एट रिजेस, ठीक है। सो हमने ये 2 काम कर लिए। हमने ये ड्रग भी याद कर ली कि एम्फेटामिन और टेरामीन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नोरेपिनेफ्रीन या फिर कह लें कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करवाते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग में हमने डिवाइड किया 2 में, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा के एगोनिस्ट और बीटा रिसेप्टर के एगोनिस्ट, ठीक है। ये रिसेप्टर है, अल्फ़ा रिसेप्टर के और बीटा रिसेप्टर के। हम पहले बात करते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा रिसेप्टर की फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस हैं, एक है सिलेक्टिव, एक है नॉन सिलेक्टिव। अब सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव का क्या मतलब, पहले हमने कह दिया कि डायरेक्ट एक्टिंग इट मीन्स कि रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है। फिर अल्फ़ा पे हमने किया कि सिलेक्टिव या नॉन सिलेक्टिव। सो हमें पता है कि अल्फ़ा के फर्दर आगे 2 रिसेप्टर हैं, 2 सब टाइप में, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। सो सिलेक्टिव का मतलब ये है कि सिलेक्टिवली ये अल्फ़ा 1 पे एक्ट करेगी ड्रग तो ये वाली हैं, अल्फ़ा 2 पे एक्ट करेंगे तो ये ड्रग है। लेकिन जो अल्फ़ा एज नॉन सिलेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब वो अल्फ़ा 1 पे भी एक्ट कर रहा है, अल्फ़ा 2 पे भी एक्ट कर रहा है, उनको हम कहते हैं नॉन सिलेक्टिव। सो आप पहले नॉन सिलेक्टिव कर लें। नॉन सिलेक्टिव के अंदर नोरेपिनेफ्रिन आता है। हमें पता है कि नोरेपिनेफ्रिन तो है ही सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है, एक नेचुरल जो है ना वो बॉडी के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर हम खुद से भी नोरेपिनेफ्रिन इंजेक्ट कर दें तो मेन इसका जो एक्शन है सबसे ज़्यादा वो अल्फ़ा 1 पे होता है, फिर अल्फ़ा 2 पे होता है, फिर बीटा 1 पे होता है। आपने ये बात याद रखनी है कि हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो कौन से रिसेप्टर को या ज़्यादा परसेंटेज के लिहाज से कर लें या जो भी कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जिस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा हम उस ड्रग को उस कैटेगरी में डाल देंगे कि ये ड्रग है ये इस रिसेप्टर को ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है। हो सकता है कि वो किसी और रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करे लेकिन उसका इतना अच्छा इफ़ेक्ट या इतना अच्छा वो जो है जो हमें चाहिए, एक रिक्वायर्ड उसका एक्शन चाहिए वो नहीं देता। तो हम कहते हैं कि हमारा जो मेन एक्शन ये दे रहा है या मेन जो काम कर रहा है हम उसको उस कैटेगरी में डाल देते हैं। इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे अल्फ़ा भी लिखा हुआ है, अल्फ़ा 1 2 और बी 1 भी लिखा हुआ है। तो हमने देखना है कि इसका ज़्यादा एक्शन किस पे है। तो नोरेपिनेफ्रिन जो कि हम खुद से देते हैं और उसका ज़्यादातर एक्शन अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 पे होता है। चलें जी, अब हम बात करते हैं सिलेक्टिव की। सिलेक्टिव में जो है वो अल्फ़ा 1 है और अल्फ़ा 2 है। अल्फ़ा 1 की जो ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं, वो है फिनाइलेफ्रीन। फिनाइलेफ्रीन का अगर हम बात करें यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा 1 पे इसका ज़्यादा एक्शन है अल्फ़ा 2 की निस्बत, इसलिए हमने इसको इस क्लासिफिकेशन में डाल दी। सेकेंड ड्रग है मिडोड्रीन, लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखनी है फिनाइलेफ्रीन, ठीक है। उसके बाद है अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 की ड्रग्स कौन सी होती हैं, अल्फ़ा 2 की कौन सी हम पढ़े हैं, ये सारे अल्फ़ा 1 के एगोनिस्ट कि अल्फ़ा 1 को ये स्टिमुलेट करेगा, अल्फ़ा 2 के एगोनिस्ट मतलब अल्फ़ा 2 रिसेप्टर को ये स्टिमुलेट करेगा। तो इसमें क्या है, क्लोनिडीन, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि अल्फ़ा 1 की ड्रग है फिनाइलेफ्रीन और अल्फ़ा 2 की है क्लोनिडीन। और नॉन सेलेक्टिव में नोरेपिनेफ्रिन। आपने सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल क्लासिफिकेशन पे ध्यान देनी है जब भी आपने फार्मा करनी है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन याद करनी है। क्लासिफिकेशन के बाद आपने फर्दर जो है वो 1 बाय 1 ड्रग को देखना होता है। अदरवाइज़ अगर आप स्टार्ट से ही ड्रग को देखने लग जाएंगे कि आपने एक ड्रग पढ़ी है, साथ ही उसकी यूजेस, उसकी इंडिकेशंस, उसकी टॉक्सिसिटी, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते जाएंगे तो वो आपको भूल जाएगा। अब आपको मैं बात बताते चलूँ कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो आपका बहुत ईजी हो गया है। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही सारे रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ के आए हैं, इसलिए आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आपसे कोई ड्रग पूछ ले कि फिनाइलेफ्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो आपने बताना है कि अल्फ़ा 1 को स्टिमुलेट करती है और हमें पता है कि जो अल्फ़ा 1 है वो कौन सा वो कौन से कपल रिसेप्टर है, वो जी कपल जो है ना वो स्टिमुलेशन करता है, ठीक है। इसमें मेनली क्या होती है, स्टिमुलेटरी होती है। तो हम इसे कहते हैं कि ये जी क्यू कपल रिसेप्टर की तरह, या आप कह लें जी क्यू कपल्ड है, जो जिसका सेकेंड मैसेंजर क्या होता है IP3 और DAG, ठीक है। इस तरह से जो है ना ये स्टिमुलेट होता है और अपना फर्दर जो है वो एक्शन करता है। तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बिल्कुल भी याद करने की आप किसी ड्रग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो याद करना है वो याद करना है कि ये ड्रग जो है वो किस क्लासिफिकेशन में आ रही है। अगर आप सिंपल ये लिख देते हैं कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है दैन इट्स ऑल्सो इनफ। उसके बाद हम बात करते हैं बीटा की। सो बीटा के जो है एगोनिस्ट वो कौन कौन से हैं, सेम उसी तरह से, क्योंकि बीटा 1 की भी क्लासिफिकेशन मज़ीद जो है ना वो 2 हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 भी होता है। लेकिन हमने जो मेनली पढ़ने हमारे जो मेनली ड्रग्स हैं वो बीटा 1 और बीटा 2 के ड्रग्स हैं।
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसमें कौन सिलेक्टिव है, कौन सा नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव में आप याद कर लें कि जो कि बीटा 1 और बीटा 2 पे दोनों सेम एक्ट करता है, ज़्यादा काम किसी सूरत में नहीं बल्कि दोनों को सेम एक्ट करता है, वो है आइसोप्रोटेरिनोल। ठीक है, अब मैंने जितने भी ड्रग्स होंगे बीटा की क्लासिफिकेशन के अंदर, चाहे उसके एंटागोनिस्ट हों चाहे उसके एगोनिस्ट हों, वो सारे ऑल आएंगे। ठीक है, जो आते हैं इसके एंटागोनिस्ट उसमें ऑल होता है, लेकिन जो इसके एगोनिस्ट होते हैं उसमें मेनली सिर्फ और सिर्फ ऑल आ रहा होता है। सो आइसोप्रोटेरिनोल, ठीक है, आइसो देखें सेम मीन्स बीटा 1 बीटा 2 पे इसका सेम एक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्टिव के। सिलेक्टिव में बीटा 1 और बीटा 2 आ गए। बीटा 1 की ड्रग जो कि बीटा 1 पे मेनली एक्ट करती है वो है डोबुटामीन। जो डोबुटामीन आपने हॉस्पिटल में नाम सुना होगा, जो कि इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं, फ़ौरन से देनी होती है। अगर कोई पेशेंट आया है ब्रेडिकार्डिस से, उसका हार्ट बीट बहुत कम है, ठीक है, और उसका जो है वो हार्ट बीट ठीक नहीं हो रही, तो हम उसको इमरजेंसी की सूरत में हम उसको डोबुटामीन या डोपामीन वगैरह दे रहे होते हैं। सो डोबुटामीन का मेनली जो काम है वो बीटा 1 को स्टिमुलेट करना, और बीटा 1 कहाँ पे होता है, वो हार्ट में होता है। हमने लोकेशन भी याद की हुई है। सो हमें कोई भी ड्रग किसी तरह से मुश्किल नहीं होगी अब, क्योंकि डोबुटामीन अगर बीटा 1 पे एक्ट कर रहा है तो बीटा 1 ने क्या करना है, इसने हार्ट रेट को बढ़ाना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना है, और ये हम सब पढ़ के आए हुए हैं। हम बात करते हैं बीटा 2 की। तो बीटा 2 में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं आपने याद करनी है, ATM। ठीक है, ATM में बीटा के पास 2000 हैं, आप ऐसे याद कर लें। ठीक है, तो इसके एगोनिस्ट हैं। ए से एल्बिट्रोल, टी से क्या है टर्ब्यूटालीन, और एम से क्या है मेटाप्रोटाइनोल। सो ये आपने 3 ड्रग याद रखनी है। इसमें एल्बिट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आपने ये बात याद रखनी है। अब बीटा 2 की ड्रग्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है कि बीटा 2 लोकेटेड मेनली, हमें पता है कि वेसल्स में भी होता है, जो कि वासोडाइलेशन करवाता है, लेकिन ये लंग्स में भी होता है। और लंग्स में क्या करवाता है, ब्रोंकोडाइलेशन, मतलब रिलैक्स करवा रहा होता है हर चीज़ को। सो ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाएगा। तो एस्थमा के पेशेंट में मेनली मसला क्या होता है, एस्थमा में ब्रोंकोस्पैज्म होता है। सो हम ये ड्रग्स उन पेशेंट में देंगे जो कि एस्थमा के होंगे, जो COPD के होंगे, जिनके लंग्स जो है वो, जिनके ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो डायलेट नहीं कर रहे। सो उनके लिए हमने B2 के एगोनिस्ट यूज़ करने हैं। ठीक है, और बीटा 1 का यूज़ करेंगे जब हमारा हार्ट रेट बहुत कम होगा। ठीक है, तब हमने बीटा 1 यूज़ करना है। सो आपको यहीं पे ही इजीली जो है उसकी इफ़ेक्ट तो हमने कर लिया है। क्यों, क्योंकि अगर जो ड्रग हम पढ़ रहे हैं वो इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रही है, तो हमने इसके ऑलरेडी ही इफ़ेक्ट पढ़ लिए हैं डिफरेंट ऑर्गन्स पे। सो उन्हीं को ही ये एक्टिवेट करेगा, उन्हीं को ही ये ज़्यादा करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमने 1 बाय 1 ड्रग भी करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिहाज से, आपके पेपर के लिहाज से, और अदरवाइज़ आपके डेली जो है आप जब ड्यूटी करेंगे तब भी आपके लिए जो ये ड्रग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है।